डमी सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो इट और देयर हैं, इन दोनों को जब आप एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनको आप डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कोई भी जो है वो स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, कि कोई एक्शन कर रहे हो, जैसे ही इज गोइंग, अब ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब गोइंग। लेकिन जब इट और देयर को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो कोई स्पेसिफिक एक्शन ये परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए इनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना होता है सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो हम आमतौर पर इन डमी सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, डमी सब्जेक्ट्स डीमिस्टिफाइड। डीमिस्टिफाई का मतलब यह है टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने के लिए किसी चीज को आसान बनाना। तो आज हम देखेंगे डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनको हम लिंकिंग वर्ब्स के साथ यूज करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे सेंटेंसेस को, वो हम डमी सब्जेक्ट्स और लिंकिंग वर्ब्स को मिलाकर उन सेंटेंसेस को जो है हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स। आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस किया था, तो वहां हमने एक टाइप को डिस्कस किया था जिसका नाम था लिंकिंग वर्ब। तो वहां मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स या फिर कॉपुला भी कहा जाता है, और ये वो वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, इसमें कोई एक्शन नहीं होता इन वर्ब्स में, बल्कि इनका काम क्या होता है कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो उसको कनेक्ट करते हैं किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ। और जो कॉमनली लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो है बी फॉर्म। बी आपको याद होगा, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया बी फॉर्म को जब हमने वर्ब्स को डिस्कस किया था। सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। तो ये तमाम लिंकिंग वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं कॉमनली उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, बुक है, और इसमें अगर आप ये देखें इंटरेस्टिंग, तो ये एडजेक्टिव है। अब यहां नाउन यानी सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जिस वर्ड ने कनेक्ट किया है वो वर्ड है इज, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। यहां देखिए सब्जेक्ट और एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग, इन दोनों को जिसने कनेक्ट किया है, यहां हमने देखे कनेक्ट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है किसी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या फिर आमतौर पर एडजेक्टिव के साथ। अब यहां देखिए शी वॉज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। सब्जेक्ट क्या है, शी। अब ये शी को कनेक्ट करा है नाउन के साथ कि शी वॉज अ म्यूजिशियन, ये उसकी एक एट्रीब्यूट है, शी इज टैलेंटेड। तो टैलेंटेड जो है वो हमने एट्रीब्यूट यूज कर लिया एडजेक्टिव। तो यहाँ बेसिकली एक सब्जेक्ट को नाउन के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हमने फिर एक लिंकिंग वर्ब यूज कर दिया। इसी तरह द केक वॉज डिलीशियस। अगेन यहाँ सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को हमने कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किया वो लिंकिंग वर्ब है। ही वॉज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे। अगेन सब्जेक्ट और एडजेक्टिव जो है, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को हमने कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज किया वो है लिंकिंग वर्ब। द सनसेट इज ब्यूटीफुल। अगेन सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को कनेक्ट करने के लिए आपने जो वर्ड यूज किया वो है लिंकिंग वर्ब। तो याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब, इसको हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, कॉपुला भी कहते हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि ये सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है। और मोस्ट कॉमनली जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो यहां मैंने दे दिए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इट एंड देयर। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी डमी सब्जेक्ट्स डीमिस्टिफाइड, मैंने वहां आपको बताया था कि इट एंड देयर को अब हम देखेंगे कि ये डमी सब्जेक्ट्स हैं। तो डमी सब्जेक्ट क्या होता है? डमी सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो इट और देयर हैं, इन दोनों को जब आप एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनको आप डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कोई भी जो है वो स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, कि कोई एक्शन कर रहे हो, जैसे ही इज गोइंग, अब ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब गोइंग। लेकिन जब इट और देयर को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो कोई स्पेसिफिक एक्शन ये परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए इनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना होता है सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो हम आमतौर पर इन डमी सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं।
तो यहाँ लिखा है कि इट और जो देर है इनको हम डमी सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं और दे डोंट रियली मीन एनीथिंग स्पेसिफिक। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक इनका मतलब कोई नहीं होता क्योंकि ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इट एंड देयर को जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं आमतौर पर सेंटेंसेस में, तो इनको एज ए सब्जेक्ट जब आप यूज करेंगे तो डमी सब्जेक्ट कह लीजिए, एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट कह लीजिए या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट कह लीजिए। जैसे यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले देर को, देर हम आमतौर पर तब यूज करते हैं जब हम वेयर और व्हेन समथिंग, जब हम किसी चीज की बात करते हैं कि वो कहाँ है या कब है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन द शेल्फ, या आप बता रहे कि वेयर। इसी तरह देयर विल बी एन इक्लिप्स ऑफ द मून टुनाइट। तो व्हेन और वेयर के हवाले से जब आप बात करेंगे तो आप देयर को यूज करते हैं एज ए डमी सब्जेक्ट। इसे जब किसी नंबर या अमाउंट की बात करते हैं तब भी आप देयर को यूज करते हैं। जैसे देयर इज प्लेंटी ऑफ ब्रेड लेफ्ट, देयर वर 20 पीपल एट द मीटिंग। इसी तरह जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस या हैपनिंग की बात करते हैं तो इट एंड देयर को यूज कर सकते हैं। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि एक स्मॉल प्रॉब्लम की आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देयर वाज अ नास्टी फाइट मींस वेरी सीरियस या डेंजरस। आप कह सकते हैं नास्टी का मतलब होता है डेंजरस या फिर सीरियस। तो आप देयर को आमतौर पर इन सिचुएशन में यूज करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इट को। इट को आप आमतौर पर यूज करते हैं टाइम्स और डेट्स के लिए। जब आप टाइम बता रहे होते हैं या डेट बता रहे होते हैं, जैसे इट्स नियरली 1 o'clock, इट्स 6:50 एक्सेट्रा। इसी तरह इट्स माय बर्थडे। अब वेदर के लिए भी आप आमतौर पर इट यूज करते हैं, इट्स रेनिंग, इट्स अ लवली डे, इट वाज गेटिंग कोल्ड। इसलिए जब आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं तो आप जो डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं इट को यूज करते हैं। जैसे इट्स ग्रेट लिविंग हियर, इट्स वंडरफुल, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स अमेजिंग एक्सेट्रा। तो आप देयर को आमतौर पर इन सिचुएशन में यूज करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट और इट को इन सिचुएशन में यूज करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में यहाँ से सेंटेंसेस दी हैं हम उर्दू में, इनकी हम इंग्लिश देखते हैं। आज सख्त गर्मी है, तो इसमें हम इट और देयर को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि एक्शन परफॉर्म करे। तो जब ऐसा सब्जेक्ट ना हो तो हमें ये डमी सब्जेक्ट्स या फिर एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट, हम इनको यूज करते हैं। तो आज सख्त गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। जैसे हमने बात की थी वेदर के लिए हम इट यूज करते हैं। शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। मेज पर कोई किताब नहीं है, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। देखें वेयर, ये व्हेन हमने पढ़ा था, तो देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड? अभी जो प्लेग्राउंड है ये सिंगल वर्ड है, इसमें आप स्पेस मत दें, प्लेग्राउंड को आप सिंगल वर्ड लिखिए। तो इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड, चूंकि इंटरोगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या इस तालाब में मछलियां हैं? आर देयर एनी फिश इन दिस पॉन्ड? तो जो फिश है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिशेस भी आप यूज कर सकते हैं जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश की बात करते हैं, तो फिशेस भी ठीक है, लेकिन यहां मैंने फिश यूज किया है जो कि कॉमनली प्लूरल नाउन के तौर पे यूज होता है। आर देयर एनी फिश इन दिस पॉन्ड? और अगर मैं यहां कहूं क्या इस तालाब में मछलियां नहीं है, तो फिर यहां एनी की बजाय नो आ जाएगा। आर देयर नो फिश इन दिस पॉन्ड? तो यहां मैंने आर यूज किया, क्यों? क्योंकि यहां मछलियां जो है ये प्लूरल नाउन है, तो ये फिश इंग्लिश में होगा, तो ये प्लूरल नाउन के तौर पे यहाँ यूज हुआ है, इसलिए यहाँ आर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो इज होगा, लेकिन चूंकि यहाँ प्लूरल नाउन है तो मैंने यहाँ आर यूज कर दिया। पर अब पानी में बहुत से मेंढक थे। देयर वर मेनी फ्रॉग्स इन द वाटर। मेंढक, फ्रॉग्स। प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर न था। अच्छा, इसको बहुत से लोग प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म। यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म, प्लेट अगर होता तो ई होता, तो ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सिंगल वर्ड है। देयर वॉज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ ओनली आपने यूज करना, प्लेटफॉर्म के लिए हम आमतौर पर एट यूज करते हैं preposition। तो देयर वॉज नो पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म। खेत में कितने मवेशी थे? मवेशी, कैटल। तो यहाँ थे इसका मतलब है कि ये ज्यादा की बात हो रही, तो कैटल जो है ये तो है ही कलेक्टिव नाउन है, तो इसको आप प्लूरली यूज करेंगे। हाउ मेनी कैटल वर देयर इन द फील्ड? तो यहाँ आपने वॉज यूज नहीं करना क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। टोकरी में कुछ सेब हैं। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। दरिया के किनारे 4 कश्तियां थीं। देयर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो बैंक के लिए ऑन यूज करते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मकान में कोई ना था।
देयर वॉज नो वन इन द हाउस, नो और वन के दरमियान स्पेस होगी, देयर वॉज नो वन इन द हाउस, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं, देयर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स, तो संदूक इंग्लिश होती है बॉक्स। छत पर कौन है, हु इज देयर ऑन द रूफ, तो इनमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप इंट्रोडक्टरी ना भी यूज करें तो वो सेंटेंसेस ठीक है, लेकिन हम बात करें इंट्रोडक्टरी की, तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें हु इज ऑन द रूफ, ये भी चल जाता है, लेकिन हम इंट्रोडक्टरी की बात करें तो हु इज देयर ऑन द रूफ, ये बेटर जो है स्ट्रक्चर है, आप इसको यूज कीजिए। तो इंट्रोडक्टरी में आप इट या देयर को यूज करते हैं, हु इज देयर ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, क्या ओले पड़े हैं, इज इट हेलिंग, हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, तो इज इट हेलिंग, पिंजरे में शेर न था, देयर वॉज नो लायन इन द केज, देयर वॉज नो लायन इन द केज, तो यहां नॉट आपने यूज नहीं करना है बल्कि नो यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे, देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, हॉल में कितने उम्मीदवार थे, उम्मीदवार कैंडिडेट्स, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल, हॉल की इंग्लिश होगी हॉल, दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं, वाई इज देयर नो पियन इन द ऑफिस, क्या डाकिये के थैले में चिट्ठियां ना थी, थैले की इंग्लिश होती है बैग, वर देयर नो लेटर्स इन द पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन अपोस्ट्रोफी एस, डाकिये के थैले में, इन द पोस्टमैन्स बैग, क्या जग में थोड़ा सा दूध है, इज देयर, अब यहां देखिए सम मिल्क इन द जग या फिर अ लिटिल मिल्क इन द जग, अब इन दोनों में से आप यूज क्या करते हैं, इज देयर सम मिल्क इन द जग, ये ठीक है, या इज देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग, ये ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर आप सम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है, ये अगर आप आपकी बात कर लें तो जब आप सम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपका कंसर्न दूध से है कि दूध है या नहीं है, उसकी क्वांटिटी से आपको कंसर्न नहीं है, आपसे ये पूछे भाई दूध है जग में या नहीं है, तो यहां आप सम यूज करेंगे। लेकिन अगर आप क्वांटिटी की बात करें हैं तो फिर आप अ लिटिल यूज करेंगे, क्योंकि अ लिटिल जो है क्वांटिटी को शो करता है। तो यहाँ जो सम है, जब आप सम वर्ड यूज करेंगे, इज देयर सम मिल्क इन द जग, तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूछेंगे भाई जग में दूध है या नहीं है, तो यहाँ सम इस कंटेक्स्ट में यूज होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई जग में कितना दूध है, थोड़ा दूध पड़ा हुआ है, तो इज देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो अ लिटिल जब आप यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि भाई जग में थोड़ा दूध है, अगर थोड़ा बहुत है तो ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको परचेज कर लेंगे। तो सम जो है ये हम न्यूट्रल क्वेश्चन के तौर पे यहाँ हमने यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि आपको क्वांटिटी से कंसर्न नहीं है बल्कि मिल्क से कंसर्न है कि मिल्क है या नहीं है जग में, और यहाँ आपको क्वांटिटी से कंसर्न है, यहाँ आपको मालूम है कि मिल्क है लेकिन आप उसकी क्वांटिटी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 6, आज मतला अबर आलूद है, इट इज क्लाउडी टुडे, तो यहां से स्टूडेंट्स करते हैं इट इज क्लाउडी वेदर टुडे, तो वेदर को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्लाउडी जो है सिर्फ आप ये यूज करेंगे, इट इज क्लाउडी टुडे, क्या बाहर तेज हवा चल रही है, इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड, हवा का चलना जो है वो ब्लो होता है और तेज हार्ड, तो जब हवा के तेज चलने की बात होगी तो आप कहेंगे ब्लोइंग हार्ड, इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड, तो ब्लो होगा हवा का चलना। कल मौसम बड़ा सुहाना था, इट वॉज वेरी प्लेजेंट यस्टरडे, अगेन यहाँ आप वेदर यूज नहीं करेंगे, इट वॉज वेरी प्लेजेंट वेदर यस्टरडे, तो वेदर को यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अगर मीनिंग जो है वो फुलफिल हो रहा है, एक मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है वेदर यूज करने की, तो इट वॉज वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, इट विल टेक अबाउट 3 hours टू अटेम्प्ट द पेपर, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब ये एग्जाम्पल मिसल है जिसको हम आमतौर पर उर्दू में यूज करते हैं, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो टू क्राई ये इन्फिनेटिव है, और अब अगर यहां आप जेरेंड यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो तब होगा इट इज यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इट इज यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क या इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दोनों ठीक है, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहां जैसे एक दिया है इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो टू क्राई इन्फिनेटिव है, तो इस यूजलेस के साथ आप यहाँ क्राइंग भी लिख सकते हैं जो कि जेरेंड है, दोनों ठीक है। तो यहाँ मैंने एक और स्ट्रक्चर दे दिया, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, या फिर इट इज यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तीनों ठीक है।
नेक्स्ट है ये सफेद झूठ है, इट इज अ वाइट लाई। तो अक्सर यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो यूज करते हैं दिस, तो हम बात करें इंट्रोडक्टरी की तो इट और देयर को हम इंट्रोडक्टरी यूज करते हैं, तो इट इज अ वाइट लाई। वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया, इट वॉज माई ब्रदर हु गॉट द प्राइज, या फिर हु वन द प्राइज। वन भी हो सकता है और गॉड भी हो सकता है, दोनों ठीक है। हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज थे, हाउ मेनी एयरप्लेन्स वर देयर एट द एयरपोर्ट। तो प्लेटफॉर्म के साथ हमने एट यूज किया, एयरपोर्ट के साथ भी हम एट यूज करेंगे। और यहाँ एयरप्लेन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एयरप्लेन एरोप्लेन दोनों ठीक है, जो आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, इसको सिंगल वर्ड लिखिएगा। नेक्स्ट है सड़क के किनारे कोई दरख्त न था, देयर वॉज नो ट्री अलोंग द रोड साइड। तो सड़क के किनारे अलोंग द रोड साइड, देयर वॉज नो ट्री अलोंग द रोड साइड। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं स्टूडेंट्स जिनको हमने डिस्कस किया ताकि हमें मालूम हो कि इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट जिनको हम यूज करते हैं, जैसे इनको हम इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं। तो ये जो डमी सब्जेक्ट्स हैं इट या फिर देयर, इनको हम कैसे यूज करते हैं और इनके साथ जो लिंकिंग वर्ब्स है वो कैसे यूज होते हैं। तो आई होप सो कि आपको इन दो एक्सरसाइज के हवाले से काफी हद तक जो लिंकिंग वर्ब्स हैं और डमी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।